सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। वैसे तो काफ़ी समय से हम लोग ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल से काफ़ी ऐसे केसेस देख रहे हैं जिनके लिए न्याय व्यवस्था में शायद जगह तो बहुत थी, पर उसको न्याय व्यवस्था को आगे चलाने वाले लोगों के मन में करप्शन थी, करप्ट थे, जहाँ वो सिस्टम से डरे या सहमे हुए थे। तो आज हम बात कर रहे हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट। संजीव भट्ट वो शख्स हैं जिन्होंने इंसान और इंसानियत के लिए उस समय काम किया जब गुजरात में सिर्फ और सिर्फ आग का दरिया बह रहा था, और दरिया भी उन लोगों के कारण बह रहा था जिनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए थी। चाहे सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए लाशों के सर पे पैर रख के आगे बढ़ा जाए, वो चीज़ वो कर रहे थे और उसमें वो कामयाब भी रहे, क्योंकि वो सफ़र गुजरात से होता हुआ आज दिल्ली तक पहुंच गया है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है जो गंगा जमनी तहजीब में ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो देश और समाज में प्यार की बजाय जहर बांटने में ज़्यादा महारत रखते हैं, और दुख की घड़ी ये है कि आज की डेट में वो जहर बिक रहा है। तो हम बात कर रहे थे आईपीएस ऑफिसर, पूर्व आईपीएस ऑफिसर मिस्टर संजीव भट्ट के लिए। संजीव भट्ट जी के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा कि मिस्टर संजीव भट्ट कौन थे और उनका ऐसा क्या उन्होंने जुर्म कर दिया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि एक आईपीएस ऑफिसर पिछले काफ़ी समय से जेल में है, उसका कैरियर ख़त्म कर दिया गया, उसको हर तरह का टॉर्चर किया गया, लेकिन वो कहने को सिर्फ जिंदा रह गए, बाकी उनका हर चीज़, कैरियर, आधार, फैमिली बैकग्राउंड, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो ये पूर्व आईपीएस जो अधिकारी थे, ये तकरीबन 1988 के आईपीएस बैच के अधिकारी थे, गुजरात कैडर के थे, और इन्होंने देश के प्रति अलग अलग जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगी वो निभाई गई। ये जो मुख्यमंत्री उस टाइम नरेंद्र मोदी थे गुजरात में, उनकी सुरक्षा में भी रहे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ और डिटेल से बताऊंगा कि इस केस का कहाँ पर क्या हुआ। तो जो आदमी मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में रहा, उसकी देशभक्ति पर इन लोगों ने शक करना है, तो मतलब ये समझ लीजिए कि उस अफसर की काबिलियत पर शक करने वाली बात है। मिस्टर संजीव भट्ट आईबी में भी रहे, वहाँ भी उन्होंने पूरी ड्यूटी दी। इनसे सबसे बड़ी गलती कब हुई, जब 2002 में गोधरा कांड हुआ, जिसमें करीबन एक ट्रेन में काफ़ी लोगों को जलाया गया, राजनीतिक साजिश के तहत जलाया गया, और इस चीज़ के खिलाफ इन्होंने सिस्टम में एविडेंस में जो एविडेंस ऐसे पेश किए जिसमें वाकई ही पता लगा कि ये जो हुआ है एक सोची समझी साजिश के अधीन हुआ है। और उसके बाद ही जब दोपहर को जिन्होंने हलफनामा दिया, शाम तक इनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडे सिस्टम में होने चाहिए थे वो होने शुरू हो गए। सबसे पहले इन्हें तकरीबन 1990 के मामले में सजा दी गई। वो मामला जिस मामले में जब अडवाणी जी रथ यात्रा कर रहे थे, 150 आदमी पकड़े गए। 150 आदमी कौन पकड़े गए, सुनने वाली बात है। 150 आदमी वो पकड़े गए जो दंगाई थे, जो दंगा कर रहे थे, सारा चीज़ है। उस 150 आदमी में, क्योंकि उस टाइम जी आईपीएस में ट्रेनिंग में थे और इस बतौर एसीपी जामनगर में ड्यूटी दे रहे थे, सुनने वाली बात है कि बतौर एसीपी जामनगर में ड्यूटी दे रहे थे, तो उसके अंतर्गत थाना आता। वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम प्रभुदास था, वो प्रभुदास को जहाँ 150 आदमी पकड़े गए उसमें वो आदमी भी पकड़ा गया। ठीक है, पुलिस थाने में आप दंगाई या दंगाई का को ऐसा तो है नहीं कि दंगाई का को फूलों का हार से स्वागत करेगा, क्योंकि उस टाइम नहीं होता था, आजकल होता है। आजकल तो दंगाई को, रेपिस्ट को, दूसरे को भारतीय जनता पार्टी टिकट से भी नवाजती है, मंत्री पद भी देती है, क्योंकि उनके लिए ये उनकी क्वालिटीज़ है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ ऐसी होती है ना, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लोग जो है, इनके लिए एक पैरामीटर है कि इस आदमी ने इतने कत्ल किए हैं, इस आदमी ने इतने रेप किए हैं, इस आदमी ने इतनी डकैती की, जैसे इस आदमी पर इतने क्रिमिनल केस है, वो उतना ही बड़ा पद का अहदेदार है। ये आज का डेट में पैरामीटर है, लेकिन तब नहीं थे। तो सुनने वाली बात यह है कि 150 आदमी से इस आदमी जो प्रभुदास था, इसको पुलिस ने जो जो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, कोर्ट को गुमराह किया, जिसमें हम धीरे धीरे आपको सामने हर चीज़ लाएंगे। ये कहा गया कि इस आदमी को पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई, जबकि लिखित में ये माना गया कि ये आदमी को रिहा होने के बाद हॉस्पिटल में इसकी मृत्यु हो गई। तो सुनने वाली बात यह है कि उसमें जो थाने का इंचार्ज था, अब एक एसीपी के अंडर 10-10, 20-20 थाने आते हैं, उस थाने के अंदर कौन क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक द्वेष के कारण आईपीएस अधिकारी पर एक 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। वो इसलिए नहीं किया गया कि उसके थाने के अंतर थाने में ये कुछ हुआ, वो इसलिए किया गया कि वो जो साहिब थे, साहिब के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उस टाइम जो डायरेक्शन सीएम हाउस से मिले थे कि मिनॉरिटीज़ के टारगेट करने के रिगार्डिंग के लिए, और पूरी छूट दी गई थी, इस आदमी ने उन ऑर्डर को फॉलो करने से इनकार कर दिया कि आप इंसान और इंसानियत का कत्ल करने में आमदा हैं।
लेकिन इस चीज़ का इन्होंने विरोध किया। अगर ये आदमी बुरा था तो 2003 में जब ये आदमी साबरमती जेल में सुपरटेंडेंट था, बतौर इंचार्ज था, तो जब इसकी ट्रांसफ़र हुई 2000 कैदियों ने, सुनने वाली बात है, 2000 कैदियों ने इसके हक में भूख हड़ताल की। 6 आदमियों, सुनने वाली बात है, 6 आदमियों ने अपनी नस काट ली कि इस आदमी ने जेल का प्रशासन सीधा किया, हर आदमी को इंसान समझा और उनकी जो सहूलतें थी वो पैदा की और लोगों को सुधारने का मौका दिया और सुधारा भी, बहुत कुछ सुधारा। मतलब जिस जेलर के लिए 6 कैदी अपनी नस काट सकते हैं, जिस जेलर के लिए 2000 आदमी भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं कि हमें इसी आदमी को नहीं चेंज करना, तो वो आदमी इंसान और इंसानियत का कैसे दुश्मन हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में आज की डेट में अनपढ़, सुनने वाली बात है, अनपढ़, जाहल, संवेदनहीन, बेऔलाद लोग राज कर रहे हैं। उसको ना तो किसी के इमोशन से मतलब है, ना किसी के इमोशन से मतलब है, ना किसी की फीलिंग से मतलब है। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आज देश की सत्ता पर वो लोग बैठे हैं जो बेऔलाद है, संतानहीन है, जिन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की। वो कह रहे हैं जी 14 बच्चे पैदा करो, 20 बच्चे पैदा करो। मतलब सोचिए कि ऐसी ज़हनियत के लोग मालिक आज सत्ता पे बैठे, आप उनसे क्या ढूंढोगे? 5वीं 10वीं कक्षा फेल IT का मंत्री बना बैठा, उसको क्या पता, उसको IT के स्पेलिंग भी शायद याद नहीं होगा। तो आप सोचिए कि आप न्याय कहाँ से मांगेंगे। मेरे सभी जो प्यार मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, जैसे हम सबने मिलकर डॉक्टर कफील के हक में आवाज़ उठाई, ठीक है, हम लगातार लगे रहे, नहीं तो इस सिस्टम ने, इस प्रशासन ने, इस अत्याचारी लोगों ने डॉक्टर कफील को वापस जिंदा जेल से बाहर नहीं आने देना था। पर आपकी आवाज़ और आपकी सोशल मीडिया पे आवाज़ और आप सबकी मेहनत ने डॉक्टर कफील को आज उनसे परिवार से मिला दिया। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि IPS संजीव भट्ट को हर हालत में जेल से बाहर निकालने के लिए आपके जो सोर्सेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे सोशल है, चाहे मीडिया के थ्रू है, आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल बहुत जल्दी पूरी टीम के साथ, पैनल के साथ लेके, और मैडम मेरी अभी थोड़ी देर पहले भट्ट साहब की वाइफ से भी बात हुई है, हम बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। और एक हैरानी की बात इस केस में क्या है, इस केस में जो वो 11 विटनेस, एक सुनने वाली बात है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी थी कि अजमल कसाब ने शरेआम गोलियां चलाई, हमने उसको भी 5 साल का टाइम दिया कि आप अपना पक्ष पेश रखो, उसके बाद उसको जो कोर्ट ने सजा दी थी। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि IPS ऑफिसर को 11 विटनेस थे, कोर्ट ने उनको सुनने, गवाह को सुनना भी जरूरी नहीं समझा। मतलब आप समझिए कि शासन और प्रशासन आज की डेट में न्याय व्यवस्था पर कितना भारी है कि वो 11 विटनेस, हमारे पास वो डिटेल है, को 11 विटनेस को सुनना भी जरूरी नहीं समझा और डने कर दिया गया। तो आप समझिए इंसाफ कहाँ है, जस्टिस कहाँ है। और हाई कोर्ट में वही आदमी वही डील कर रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सब आवाज़ उठाएं और इतनी आवाज़ उठाएं कि हर फ़ोन, मोबाइल, TV चैनल्स, हर जगह जो हो और सिर्फ संजीव भट्ट के हक में हो, क्योंकि इंसान और इंसानियत को प्यार करने वाले वैसे ही लोग बहुत कम हैं। जो हैं उनके हक में आवाज़ उठाइए। हम लोग आशा करते हैं, पूरी टीम के साथ आशा करते हैं, हम अभी बहुत जल्दी ML पटेल साहब से मिलेंगे जो गुजरात से राज्यसभा के मेंबर भी हैं और कांग्रेस के फायर ब्रिगेड लीडर भी हैं, आम आदमी की आवाज़ उठाने वाले भी हैं। उनके ज़रिए हम राज्यसभा में भी आवाज़ उठाएंगे, लोकसभा से भी आवाज़ उठाएंगे कि इस देश में क्या हो रहा है, क्या गुंडागर्दी चीज़ की है कि एक पढ़ा लिखा IPS अफसर है, उसको सिर्फ इसलिए जलील किया जा रहा है, उसके परिवार को इसलिए जलील किया जा रहा है कि उसने वक्त रहते ही अपनी ड्यूटी निभाई। सुनने वाली बात है, अपनी ड्यूटी निभाई, इंसान और इंसानियत के लिए लड़ा। तो उस चीज़ का हम उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको हरास कर रहे हैं, उसकी फैमिली को हरास कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि आदमी किसी तरह ज़िंदगी हार जाए। तो मेरी सभी मेरे जो भाई बंधु प्यार करने वाले देश विदेश में, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आज से पूर्व IPS संजीव भट्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं और इस तब तक उठाएं जब तक संजीव भट्ट अपनी परिवार के, अपनी फैमिली के साथ नहीं मिल सकते। जय हिंद, धन्यवाद, सत श्री अकाल।